गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट टाइम इन्वायरमेंट के एनालिसिस टॉपिक करा रहे थे, ठीक है। आज से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट एनालिसिस के आगे का ही टॉपिक है, वो ये है कि पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। तो एक मिनट रुको, वेट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वेट, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वहीं से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिख रहे हैं? यस मैम, यस। वेट, रुक गया है शायद। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड प्लीज। हाँ, इन्वायरमेंट की एनालिसिस हो चुकी थी, ठीक है। लास्ट टाइम पे कुछ एक थोड़े थोड़े बहुत से जो शॉर्ट टॉपिक्स थे वो भी एक्सप्लेन किए जा चुके थे, कि जिसमें इन्वायरमेंट की एनालिसिस, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें कि इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सब थे, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन कौन से हमारी विद इन द फर्म जो वर्क कर रहे थे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो जो कि अनकंट्रोलेबल थे और फर्म के बाहर ही काम कर रहे थे, लाइक आर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल, लीगल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे इन्वायरमेंट। अब हम ये जो इन्वायरमेंट की एनालिसिस थी, ये तो हमने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स या टाइप्स के बेसिस पर कर ली। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट के एनालिसिस है, उसके लिए एक पर्सन थे, माइकल पोर्टर। उन्होंने क्या किया, अपनी एक 5 फोर्सेस मॉडल दिया, ठीक है, माइकल पोर्टर ने। ये जो पोर्टर का एनालिसिस एनालिटिकल मॉडल था, ये बेसिकली फर्म को जैसे तुम लोग भी समझते हो कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं, और हर एक प्लेयर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सबसे आगे रहे, फाइन। तो उसी से रिगार्डिंग पोर्टर ने एक अपनी 5 फोर्सेस एनालिसिस दी। उनका कहना था, पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क that attempts to analyze the level of competition within an industry and business strategy development, ठीक है। It draws upon industrial organization economics to derive 5 forces that determine the competitive intensity and therefore attractiveness of an industry. पोर्टर ने क्या किया, 5 फोर्सेस का एक मॉडल डेवलप किया जो कि बेसिकली कंपटीशन पर बेस्ड था विद इन द इंडस्ट्री, और जिससे स्ट्रेटजीज का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उन्होंने ये जो 5 फोर्सेस का 5 लेवल का मॉडल दिया, उसमें उन्होंने फोर्सेस को बेसिकली जो 5 फोर्सेस थे उसमें उन्होंने माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो समझ रहे हो ना, मींस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही शामिल किया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्वायरमेंट के एनालिसिस के साथ साथ जो फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं, 5 फैक्टर्स, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पर काम कर रहे हैं, जो कि वेरियस मार्केट प्लेयर्स जो कि मार्केट में रन कर रहे हैं और जो वेरियस स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या थे वो 5 फोर्सेस? सबसे पहला था थ्रेट्स ऑफ, यहाँ लिखा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जैसे ऑलरेडी तुम्हारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, ठीक है। अब उसके बाद तुम देख रहे हो कि रैंडमली तुम लोगों को पता लगा, जितने भी कंपनी बिजनेस फर्म्स थी, सबको पता लगा मार्केट में कोई नया प्लेयर लॉन्च आ रहा है और जिसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, हम मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी कहीं ना कहीं एक टेंशन या एक फियर रहता है कि और भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है, इनोवेटिव भी हो सकता है, या ऑलरेडी कोई नया प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसी का में कुछ इनोवेशंस करके कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया। तो एक ये था। और क्या हो सकता है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, किससे उससे क्या फर्क पड़ सकता है? प्रॉफिटेबल मार्केट्स दैट यील्ड्स हाई रिटर्न्स विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स. This results in many new entrants, which eventually will decrease profitability for all firms in the industry unless the entry of new firms can be blocked by
इनकम्बेंट्स, इनकम्बेंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो रिफर करते हैं उन बिजनेस को जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बड़ी कंपनी जो होती है, ठीक है, वो क्या करे, कोई भी एक, मान लो जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं, कार के सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर हमें दिखती हैं, ठीक है, बट सबसे ज्यादा अगर हम ये एक क्या करें, सर्वे अगर लिया जाए, किया जाए या ध्यान दिया जाए, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां किसकी बिकती हैं? मारुति की बिकती हैं, जो कि सड़कों पर दिखती भी सबसे ज्यादा यही गाड़ियां हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, मारुति का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर रखा है, बट धीरे धीरे हुंडई आई, टाटा आई, और भी गाड़ियां आई, ठीक है, इन सब ने अपनी अपनी गाड़ियां लॉन्च की, ठीक। अब वेरियस क्या है, गाड़ियां लॉन्च तो होती रही, लेकिन इसका असर क्या आया नहीं होगा हर एक गाड़ी की सेल पर, इस सब जो भी लॉन्च हो रही है इन पर असर तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इन पर या तो जो भी लॉन्च हो रही है इनकी एंट्रीज पर बैन लगा दिया जाए, और बैन कौन लगा सकता है? जो कि उसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ी एक कंपनी हो या मार्केट प्लेयर हो, बट एज सच ये कर पाना बहुत ज्यादा क्या प्रॉफिटेबल नहीं होता है, और कहीं ना कहीं कोई भी एंट्री अगर होती है किसी भी दूसरे मार्केट प्लेयर की अपने उसी इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं फर्म की जितनी भी अवेलेबल फर्म्स होती हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, कोई भी नई फर्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, किन किन बैरियर्स के थ्रू उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। क्या बैरियर्स हो सकते हैं? लाइक इफ वी अप्लाई, बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी की, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज को अप्लाई कराकर हम उनकी एंट्री पर बैन लगा सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज के बेसिस पर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड इक्विटी, स्विचिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड retaliation, access to distribution, customer loyalty to established brand, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके चलते क्या किया जा सकता है, एंट्री पर जो भी न्यू एंट्रेंट्स थे, जो भी न्यू कंपनीज एंट्री कर रही थी, उनकी एंट्री पर बैन लग सकता था। सेकंड क्या रहा? थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लाइक मार्केट में क्या है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, फिर एक नई कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो क्या होगा, नई कंपनी ने अपनी कोई नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, ठीक है, नई कह ले या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लाइक जैसे जो ब्लैक होती है उसमें एक पेप्सी होती है, एक कोका कोला होती है, सपोज किसी और कंपनी ने अपनी एक ब्लैक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, तो क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का एक थ्रेट रहता ही है, ठीक है। माइकल पोर्टर ने जो सेकंड कैटेगरी दी, वो थी, पहली तो थी थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, सेकंड दी थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कोई ऑलरेडी सर्विस थी, उन्होंने कोई एक और सर्विस और क्या कर दी, लॉन्च कर दी, उसका कहीं ना कहीं असर आएगा ही आएगा, और इन सब जो भी नई लॉन्च हो रही है उसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्या क्या पोटेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं इस लॉन्चिंग में? बायर प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर उस प्रोडक्ट से, जो जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उसको उससे स्विच करके कैसे उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के लिए बायर की प्रोपेंसिटी, मतलब उसकी ईगरनेस कि वो नए प्रोडक्ट की ओर स्विच हो रहा है या नहीं। रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सपोज जो आपका प्रोडक्ट है और जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उनके बीच जो प्राइस में डिफरेंस है, वो रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस वो बहुत ही कम है। बायर स्विचिंग कॉस्ट, बायर कॉस्ट के चलते शायद प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, इसके चलते बायर स्विच कर रहा है आपके प्रोडक्ट से न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पर। परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट था ऑलरेडी और जो नया अभी लॉन्च हुआ, उन दोनों के बीच जो भी डिफरेंशिएशन था, उससे जो भी परसीव लेवल किसने, कस्टमर ने अचीव किया। नेचर और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ये भी ध्यान देना कि कितने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के मार्केट में एंट्री लेने से पहले। नेक्स्ट, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कितना इजली कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट, क्वालिटी डेप्रिसिएशन,
क्वालिटी डेप्रिसिएशन से क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसमें जो भी उसकी क्वालिटीज थी उसमें क्या था, कुछ डेप्रिसिएशन हुआ या नहीं हुआ, हो सकता है इसी वजह से जो भी कस्टमर है वो स्विच कर रहा हो दूसरे प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी था उससे जो भी लॉन्च हुए उसकी जो उससे नियरेस्ट या क्लोजेस्ट था प्रोडक्ट, वो क्या था, बहुत इजीली अवेलेबल था, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो होगा वो उस प्रोडक्ट की ओर इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारा था पोर्टर का सेकंड फोर्स। थर्ड फोर्स था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सपोज जो बिजनेस का ओनर था उसका जो सप्लायर है उससे कुछ प्राइस को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर पर कि वो अपने प्रोडक्ट के जो भी वो प्रोडक्ट या सब रॉ मटेरियल जो भी वो प्रोवाइड करा रहा। आवाज चली गई। आवाज चली गई, अभी भी नहीं आ रही है बच्चों? आवाज कट रही है। वो शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। यस अब तक जो पढ़ा यस है, मैम। हाँ, वो बार बार नेट कनेक्शन की ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अरे अभी शेयर कर रहे थे, कहाँ चला गया, एक मिनट वेट करो ओपन कर लें। यस मैम। जो अभी तक जितना समझाया था उतना क्लियर था? यस मैम। ओके, वेट करो बस एक मिनट, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद, बार बार आ भी रहा है कैप्शन में कि नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। रहने देते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, यस मैम। हो नहीं पा रहा है, हम वर्बली हम नोट्स बाद में भेज देंगे, ठीक है? हाँ, कहाँ पर थे हम, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब ये सप्लायर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो भी बिजनेस फर्म का ओनर है उनसे अपने प्राइस को लेकर बार्गेन कर सकता है, ठीक है? मान लो जो भी प्रोडक्ट कोई नया सप्लायर हो वो उन्हें उसी से कम दाम में, वो एक्चुअली शायद नेटवर्क इशू है, इसी वजह से क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। फाइन, तो हम बात कर रहे थे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सपोज कोई हो सकता है हमें नया सप्लायर मिल जाए, ठीक है, जो हमसे बार्गेन ना करे, जो हमें हमारे ही प्राइस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल कराए, ठीक है? ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्राइस इजीली प्राइस हमें अवेलेबल हो, हम उसी प्राइस पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीद लेंगे और उसे आगे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज के लिए भेज देंगे, ठीक है? ये तो हो गई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सबसे पहला हमारा क्या था, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स था, ठीक है? नेक्स्ट क्या था, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। फिर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। नेक्स्ट हमारा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि जो जैसे सप्लायर हमसे बार्गेन कर रहे हैं अपने प्राइस के लिए, सेम उसी तरीके से जो बायर होते हैं वो भी प्राइस के लिए बार्गेन करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम काफी हद तक बायर्स को चांस देते हैं। क्यों ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में उसी के हिसाब से सेम तरीके से ही स्टैंडिंग बनी रहे, कोई भी जो भी हमारे कस्टमर्स थे वो हमारे प्रोडक्ट पर ही रहें, वो दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच ना करें, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि जो भी बायर हमारा प्राइस पे करना चाह रहा है, हम उसके प्राइस को भी क्या करें, ध्यान में रखते हुए काम करें। क्यों? क्योंकि अगर इस केस में क्योंकि जैसा कि तुम लोग भी जान रहे हो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? हमारे ही मेरे ही प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे
और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी अवेलेबल होंगे। अगर हमने अपने कस्टमर को उनके उनके ही अकॉर्डिंग प्राइस रेट पे सामान नहीं प्रोवाइड कराया, ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन कौन से हो गए? सबसे पहला हो गया था थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, फिर थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स भी कह सकते हैं या बायर कह सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ठीक है, या थ्रेट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं कहीं ना कहीं उन वो जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, एज अ थ्रेट ही काम कर रहा है। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर्स को इजीली अवेलेबल तो करा पा रहे हैं। ठीक है, बट मे बी ये भी हो सकता है कि कस्टमर को हमारे से अच्छा या यूनिक प्रोडक्ट सही रेट में मिल जाए, तो वो हमारे प्रोडक्ट से स्विच कर सकता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। ठीक है, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर काम कर रहे थे, और वो मेन फैक्टर था कंपटीशन। ठीक है, मार्केट कंपटीशन अमंग द प्लेयर्स। ठीक है, एंड द राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स। प्लेयर्स जो भी थे उनके बीच मार्केट कंपटीशन, और कॉम्पिटिटर्स जो थे वही मार्केट प्लेयर्स ही, उनके बीच के कंपटीशन को लेके जो भी राइवलरी थी। ठीक है, तो ये था हमारा माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? बता दो एक बार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी क्लियर हो सकती है, इसीलिए पूछ रहे हैं। बोलो तो बच्चों, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ओके ओके ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। अच्छा, पोर्टर की जो ये 5 फोर्सेस मॉडल थे, ये बेसिकली कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर बेस्ड थे। ठीक है, इसी के बाद पोर्टर ने एक वैल्यू चेन एनालिसिस भी दी। इसमें बेसिकली 9 स्टेप्स होते थे। कुछ प्रॉब्लम है शायद नेटवर्क के में, ये हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं तुम लोगों के साथ। ठीक है, वैसे हम ट्राई करते हैं, अगर शेयर हो जाए तो पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस। कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। ओके, वेट वेट वेट, शेयर नहीं हो पा रहा है बच्चों। खैर, शेयर नहीं हो पा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसी को से ही आगे बता रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ हम शाम तक शेयर कर देंगे। तो हम कहाँ पर थे, पोर्टर के वैल्यू चेन एनालिसिस पर। पोर्टर की जो वैल्यू चेन एनालिसिस थी वो क्या कहती थी कि किसी भी जो भी फर्म होती है उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या अगर कोई भी फर्म चाहती है कि उसके प्रोडक्ट और बिके और पब्लिक के बीच उनकी जो इमेज है वो एज इट इज मेंटेन रहे, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कि जो भी ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उसमें उन्हें वेरियस इनोवेटिव आइडियाज क्या करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, या फिर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट करनी चाहिए। ठीक है, उस इन्हांसमेंट के चलते ये होगा कि जो भी कस्टमर हैं वो नए प्रोडक्ट की ओर स्विच नहीं करेंगे। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस में पोर्टर ने यही कहा, माइकल पोर्टर ने, कि उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट में हम कुछ क्रिएटिव वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस जो थी उसको उन्होंने 9 पार्ट्स में 9 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया, जो कि बेसिकली जो ये 9 स्टेप्स थे वो 4 और 5 स्टेप्स के बीच डिवाइड हुए। जो 4 स्टेप्स थे वो क्या थी, प्राइमरी एक्टिव जो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज थी, और जो ये 5 स्टेप्स थे वो प्राइमरी एक्टिविटीज थी। जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी वो कुछ ऐसे थी, हम ये शाम को पीडीएफ शेयर कर देंगे, अभी शेयर
एक्चुअली नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जो 5 एक्टिविटीज थे, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज थी, इसमें क्या था? सबसे पहली थी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नेक्स्ट थी ऑपरेटर्स, उसके बाद थी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर नेक्स्ट थी मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर लास्ट में थी पोस्ट परचेज बिहेवियर या आफ्टर सेल्स सर्विस। फर्स्ट स्टेप जो था वो था इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मींस जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हैं और उसको फिर आगे हम उस पर प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आया हमारा ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा यही बता रहा है कि किस तरीके से इन ट्रांसफॉर्मेशनल इस प्रोसेस के थ्रू हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है और यही लिए मार्केट में जाता है, ठीक है। उसके इसी को ही यही स्टेप हमारा था मार्केटिंग एंड सेल्स का, जहां पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है और उसको सेल्स के लिए भेजा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट बिक रहा है, मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर है उसे अगर अपने प्रोडक्ट को लेकर फीडबैक चाहिए होगा तो वो क्या करेगा? कस्टमर्स के पास जाके बात करेगा, मार्केटिंग से मतलब कस्टमर्स के पास जाएगा, उनका फीडबैक लेगा, जो उनका फीडबैक होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर हो जाएगा फॉर फर्दर नेक्स्ट स्टेज फॉर प्रोडक्ट की सेल्स के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट बिक चुका है, प्रोडक्ट की अब हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स सर्विस क्या थी, ठीक है। आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए क्या करते हैं? जो भी हम एक फीडबैक फॉर्म कस्टमर से फिलअप कराते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि जो भी हमारी क्या है प्रोडक्ट है उसको लेकर कस्टमर का क्या फीडबैक रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट अब हमारा क्या है? ये तो हो गई हमारी कितनी ये हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। अब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं। हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में 4 स्टेप थे। पहला था फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड था टेक्नोलॉजी, फोर्थ था प्रोक्योरमेंट। फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक डिपेंड करता है फॉर्म के प्रोडक्शन पर। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस काम कर रहे हैं किसी भी फर्म में, मींस जो भी फर्म में वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजिकल अपडेशन, जो भी हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लास्ट सबसे लास्ट में है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मींस जो भी हमारी फर्म है वो क्या कर रही है? जो भी गुड्स का एक्विजिशन है, गुड्स या सर्विसेज का, मींस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम इंटरनल सोर्स टू एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये हमारी टोटल 9 एक्टिविटीज थी जिनके साथ हम क्या कर सकते, जिनके एक साथ कंप्राइज करने पर ही पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये हम तुम्हारी क्लास के ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और एक्चुअली बच्चों नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पीडीएफ हम शेयर कर रहे हैं, उससे एक बार पढ़ लेना, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रॉपर क्लास हो नहीं पा रही है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कर रहे हैं, हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। जो भी आज हमने पढ़ाया है वो एक बार देख लेना, ठीक है। पोर्टर के 5 फोर्सेस देख लेना, वैल्यू चेन एनालिसिस देख लेना, देखेंगे तो वापस से कल फिर से इस क्लास को रिपीट कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बच्चों। नो मैम। ओके, नीति अटेंडेंस बेटा पोस्ट कर देना, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, ओके, हाँ, मैम। ओके।